my name is Deepak and I'm back with a new video which is all about IELTS exam. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम बेसिकली होता क्या है, इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं और हम उन मॉड्यूल्स की इंडिविजुअली कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर सकें। गाइज, अगर आप अभी प्रेजेंटली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर के अंदर इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की सोच रहे हो तो गाइज ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली ये एग्जाम दिया है और मैं पढ़ाई के अंदर ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू गेट 7 बैंड्स। तो मैंने जिस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी की थी, जिस प्लानिंग के साथ मैंने तैयारी की थी, वो आज सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। आइए दोस्तों, बात करते हैं बेसिकली ये आइल्स होता क्या है। गाइस, हम जब भी विदेश जाने का प्लान करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजा पे हो या फिर वो पीआर पे हो, तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है IELTS एग्जाम देने का, और इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं। पहला मॉड्यूल होता है लिसनिंग का, दूसरा होता है रीडिंग का, तीसरा होता है राइटिंग का और चौथा होता है स्पीकिंग का। जब हम इंडिविजुअली बात करते हैं पर्टिकुलर सेक्शंस की, और सबसे पहले हम लेते हैं लिसनिंग। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, जो ये लिसनिंग मॉड्यूल होता है वो सबसे ज्यादा बैंड स्कोरिंग होता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आप इजिली इसके अंदर 8 या 9 बैंड्स अचीव कर सकते हो। इस मॉड्यूल के अंदर हमेशा 40 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें फिल अप्स, मल्टीपल चॉइस, वन वर्ड और मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें होता यह है कि एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जाती है और उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुन के आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। एक चीज आप दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वो रिकॉर्डिंग एक बार स्टार्ट हो जाती है तो तब तक नहीं रुकती जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। ना ही आप उसे रोक सकते हो, ना ही आप उसे आगे कर सकते हो, ना ही आप उसे पीछे कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस मॉड्यूल की तैयारी हमें कैसे करनी है और क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। गाइस, अब एग्जाम के अंदर ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो रिकॉर्डिंग में स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि दिस इज योर कैम्ब्रिज आइल्स टेस्ट, यू हैव 3 पार्ट्स इन दिस सेक्शन, ऐसे कुछ वो बोलते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स मिलते हैं। तो उन 30 सेकंड्स को आपको सुनने में वेस्ट नहीं करना, आपको उसको ऐसे यूटिलाइज करना है कि जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं उनको देखना है। गाइस, अब ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप उन 30 सेकंड्स के अंदर आगे के सारे क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड पढ़ सको। तो आपको करना ये है कि जैसे वो आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं तो आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया फिलअप्स का, फिलअप्स के अंदर आपको ये करना है कि जो ऐसे तो आप 2 वर्ड डिसाइड करिए जो मेन होते हैं उस लाइन के अंदर। जैसे किसी का नाम हो सकता है या फिर ब्लैंक से पहले कोई पोस्ट कोड लिखा हुआ आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप उनको अंडरलाइन करना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब वो रिकॉर्डिंग के अंदर वो लाइन स्टार्ट होगी, आपका जो वर्ड्स आएंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ तक पहुंच चुकी है और जल्दी अब आंसर आने वाला है। तो इससे आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। फिर जब फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा तो आपको उसमें बोलेंगे कि नाउ यू हैव सम टाइम टू चेक योर आंसर्स। तो आपको उस जो थोड़ा टाइम मिलेगा उसको आंसर चेक करने में नहीं लगाना है, आपको वापस करना वो ये कि जो आगे के क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी पढ़ना है और लाइन के अंदर 1 या 2 वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है जो आपको मेन लगते हैं। अब जो इस मॉड्यूल के अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको अब ये बताऊंगा कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो सोल्व करने का सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें आपको करना ये होता है कि जो भी रॉन्ग आंसर होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है और लास्ट के अंदर राइट आंसर बच जाता है। अब मैं आपको ये मेथड एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन है कि द मीटिंग विल बी हेल्ड एट ब्लैंक ऑन 24 मार्च। तो अब रिकॉर्डिंग में वो ये बोलेंगे कि the meeting used to held at 9 AM but now from last few days we have scheduled it to 11 AM but 1 PM seems to be the best time for everyone but again still there are some objections so we have decided to schedule it for 4 PM। अब आपने इसमें देखा कि जो मीटिंग पहले होती थी वो 9 बजे होती थी, बट उसको लास्ट फ्यू डेज से 11 बजे शेड्यूल कर दिया गया था। तो ये दोनों 24 तारीख से कोई रिलेटेड नहीं है, तो इनको एलिमिनेट करना है, क्योंकि ना वो पहले की बात कर रहे हैं और ना वो पहले होती थी उस बारे में बात कर रहे हैं।
अब उसमें बताया गया कि मीटिंग को 1 बजे का शेड्यूल करने का सोचा था, बट उसके अंदर भी ऑब्जेक्शन हो गए। तो इसको ऑप्शन को भी आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि इससे भी कोई रिलेशन नहीं है 24 तारीख का। अब उसमें लास्ट में बताया कि मीटिंग को नए टाइम में शेड्यूल कर दिया गया है, और जो लास्ट ऑप्शन बता था वो था 4 PM का। तो इसमें 3 आंसर पहले हम एलिमिनेट कर चुके थे, और जो लास्ट का आंसर बचा था वो राइट आंसर हो गया। तो गाइज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे ही सोल्व करने हैं। और एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अगर गलती से वो क्वेश्चन सही हो गया तो आपको 1 मार्क ज्यादा मिल जाएगा। सो अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो इसके अंदर आपके कंफ्यूज होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, और आप आराम से आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो गाइज अब हम बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। जो ये रीडिंग मॉड्यूल होता है उसके अंदर भी लिसनिंग की जैसे 40 क्वेश्चंस हमें सोल्व करने होते हैं, और इसके अंदर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन आपको इसे पूरा करने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलता है, और 1 घंटे के अंदर आपको 3 पैराग्राफ करने होते हैं। दोस्तों, रीडिंग इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का। इससे यह होता है कि अगर आपको अच्छे से रीडिंग करना आ गया इंग्लिश, तो एग्जाम के अंदर आप जो आपको पैराग्राफ मिलेगा उसको आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे और उसको समझ पाओगे। सेकेंडली, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको रोज एक मॉड्यूल सोल्व करना है रीडिंग का। अगर आप रोज सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और अगर आपके मान लो प्रैक्टिस के अंदर अच्छे बैंड स्कोर नहीं आ रहा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो मॉड्यूल है वो टाइमिंग के अंदर पूरा नहीं हो पा रहा तो आप टेंशन मत लीजिए। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो टेक्निक होती है राइट आंसर्स फाइंड करने की, बस उसको सीखना है। अगर आप एक बार सीख गए कि राइट आंसर्स कैसे फाइंड करते हैं तो आप डेफिनेटली उस मॉड्यूल को 1 घंटे से कम टाइम के अंदर भी कर सकोगे। अब मैं आपको मेरा बताता हूँ। जब मैंने एग्जाम से पहले तक प्रैक्टिस चालू रखी थी तो मेरे कभी भी ये मॉड्यूल 1 घंटे के अंदर पूरा नहीं हो पाया। मतलब एग्जाम से 1 दिन पहले तक मेरा जो मॉड्यूल होता था वो 1 या 1.5 घंटे से पहले कभी पूरा नहीं हो पाता था, बट स्टिल आई मैनेज टू गेट 7 बैंड्स। तो बस आपको करना ही है कि रोज प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके बैंड अच्छे नहीं आ रहे प्रैक्टिस के अंदर, टेंशन मत लो। अगर आपका जो मॉड्यूल है वो टाइमिंग के अंदर पूरा नहीं हो पा रहा तो भी आपको टेंशन नहीं। अब मैं आपको फिर से वही बात कहूंगा कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत कर दोगे तो भी आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अब जो ये राइटिंग मॉड्यूल होता है ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि आपको 1 घंटे के अंदर राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 करने होते हैं। जो राइटिंग टास्क 1 होती है उसको आपको मिनिमम 150 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। इसके अंदर ग्राफ, टेबल, चार्ट और प्रोसेस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब राइटिंग टास्क 2 के अंदर हमें फॉर्मल ऐसे लिखना होता है मिनिमम 250 वर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर ओपिनियन, डिस्कशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं हमें राइटिंग मॉड्यूल की तैयारी कैसे करनी है और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब जो राइटिंग मॉड्यूल के अंदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो इस चीज को लेकर होते हैं कि हमें राइटिंग टास्क कितने पैराग्राफ के अंदर करनी चाहिए। तो गाइस, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कोशिश करिए कि इस टास्क को आप 4 पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट करो, जिसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप इंट्रोडक्शन दो, सेकंड और थर्ड जो बॉडी पैराग्राफ होता है, और फोर्थ पैराग्राफ के अंदर आप कंक्लूजन लिखो। अब आप 4 पैराग्राफ से ज्यादा लिखोगे तो आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं कि जितना ज्यादा हम लिखने की कोशिश करते हैं उतने हम मिस्टेक्स करते जाते हैं। अब दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है वर्ड लिमिट। टास्क 1 के अंदर आपको मिनिमम 120 वर्ड्स तो लिखने हैं, और मैक्स टू मैक्स आप 200 या 220 वर्ड्स लिख सकते हो। और टास्क 2 के अंदर आपको मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने हैं, मैक्सिमम आप 400 वर्ड्स लिख सकते हो या इससे थोड़े ज्यादा लिख सकते हो। लेकिन आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको मिनिमम से कम वर्ड्स तो लिखने ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और आप अच्छा बैंड स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे राइटिंग के अंदर। अब गाइस, मैं आपको तीसरा और आखिरी सजेशन यही देना चाहूंगा कि आपको वर्ड्स का रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं करना।
टास्क 1 के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको आराम से गूगल पे मिल जाएंगे। आप देखिए, उनको याद करिए और टास्क 1 के अंदर यूज करिए। टास्क 2 के लिए भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप सिनोनिम्स याद करिए और उनको ऐसे के अंदर यूज करिए। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब भी आप राइटिंग स्टार्ट करो तो आप उससे पहले उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लिया करो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें लिखना कैसे है, कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं और किस तरह से हम इसके अच्छा लिख सकते हैं। गाइस, मेरे पास राइटिंग के कुछ पीडीएफ हैं, तो अगर आपको किसी को चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। गाइस, अब हम बात करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल की। जो ये स्पीकिंग टेस्ट होता है वो 9 से 14 मिनट चलता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर एग्जामिनर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करता है। सेकंड पार्ट को हम क्यू कार्ड बोलते हैं, जिसके अंदर वो आपको 1 मिनट के लिए एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए देते हैं और आपको उसके बाद में 2 मिनट तक लगातार उसके बारे में बोलना होता है। तीसरा जो पार्ट होता है उसके अंदर जो क्यू कार्ड होता है उससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस करता है। अब जो पार्ट 1 होता है उसके अंदर एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, डू यू स्टडी और वर्क, डू यू प्रीफर शॉपिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जामिनर पार्ट 1 के अंदर पूछता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर गलती ये करते हैं कि वो सिंपल आंसर देते हैं और ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि डू यू प्रीफर टू शॉप ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आपको इसका आंसर ऐसे देना है कि मैम, आई प्रीफर टू शॉप ऑनलाइन बिकॉज आई गेट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द प्राइसेस आर लो इन कंपेरिजन टू ऑफलाइन स्टोर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सिंपल आंसर नहीं देना और एग्जामिनर को वाई पूछने का मौका नहीं देना। अब हम बात करते हैं क्यू कार्ड की। इसके अंदर आपको 2 मिनट तक कैसे बोलना है। अब एग्जामिनर चाहे आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, चाहे वो हो हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स के बारे में, तो आपको करना ये है कि स्टार्टिंग के अंदर जब आप स्टार्ट करो तो 4 या 5 लाइन के अंदर आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है। वो ऑलमोस्ट 30 या 35 सेकंड का हो जाता है। उसके बाद में उस स्टोरी को जो आप बोल रहे हो उसको आपको पास्ट में लेके जाना है, चाइल्डहुड के अंदर। चाइल्डहुड के बाद में आपको उस स्टोरी को लेके जाना है फ्यूचर के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया कि डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल प्लेस यू रिसेंटली विजिटेड, तो आपको स्टार्टिंग में 4 या 5 लाइन के अंदर उसका इंट्रोडक्शन देना है कि वो कौन सी प्लेस है, क्या मॉन्यूमेंट का नाम है, कहाँ पे सिचुएटेड है और उसकी स्पेशल बात क्या है। उसके बाद में आप उसको चाइल्डहुड के अंदर लेके जाइए और आप कह सकते हो कि व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू वॉच अबाउट दिस मॉन्यूमेंट इन टेलीविजन, और ऐसे ही इस स्टोरी को आपको फ्यूचर में लेके जाना है। आप बोल सकते हो कि ऑल्दो आई एम बिजी बट इन फ्यूचर इफ आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली गो टू विजिट दिस प्लेस विद माई फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको करके आगे स्टोरी बनानी पड़ेगी। और जो आपको 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए मिलता है, तो इस 1 मिनट के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे पॉइंट्स के अंदर 2 या 3 लाइन के अंदर, ताकि आप स्टोरी पे स्टोरी बना सको। पहले पास्ट में ले जाओ, फिर उसको फ्यूचर के अंदर लेके जा सको, और स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन बोलना ही होगा इसका। अब जो थर्ड पार्ट होता है उसके अंदर एग्जामिनर आपसे क्यू कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करता है या फिर डिस्कशन वाले क्वेश्चन करता है। तो आपको इसके आंसर्स कभी सिंपल लाइन के अंदर नहीं देने। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि आंसर्स कैसे देना है, ऐसे सेम आंसर्स आपको थर्ड पार्ट के अंदर भी देने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि स्पीकिंग प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव जो तरीका है वो ये है कि आप रोज अपने एक फ्रेंड को कॉल करा करो 15 या 20 मिनट तक, और उससे आप इंग्लिश के अंदर डिस्कशन करा करो। हो सके तो आप उस कॉल को रिकॉर्ड करा करो, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कहाँ पे मिस्टेक्स की है और कहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। गाइस, यूट्यूब पे एक चैनल है असद याकूब के नाम से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाइए उस चैनल के अंदर वीडियोस जाके देखिए, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आइल्स के लिए। हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो IELTS एग्जाम के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.